नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के दूसरे पेपर से बनने वाले बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे पेपर 2 को लेकर के, क्योंकि 2025 का अभी तक मैंने इसका एक भी वीडियो नहीं बनाया था। वैसे 2024 का 2-3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपने नहीं देखा तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। पेपर 1 का भी मैंने करवा रखा इस साल भी, और पेपर 1 का हो सकता है कल तक मैं एक आध वीडियो और आपकी लेकर के आऊं। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना है। आपको बस वीडियो, जो पुरानी वीडियोस है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको तब तक देखते रहिए। जो 2024 की वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आपकी परीक्षा अगर लिखित हो रही है, जैसे कि आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हो, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर देने जा रहे हो, या इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हो, या इसी के अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो गया, या ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है। ठीक है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको बता दूं कि कई विश्वविद्यालय के पेपर इनमें से हो चुके हैं जिनका नाम मैंने लिया। 2-3-4 विश्वविद्यालय के पेपर अभी चल रहे हैं, उनमें ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बेसिकली 2026 और 27 की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब आप शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट लेते हैं तो जो दूसरा पेपर होता है शिक्षा शास्त्र का, उसमें आपको माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। हिंदी में बोले तो भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नए आयाम, जो नई भारतीय मतलब की जो शिक्षा नीति के रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपको जानना है बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक न्यू डायमेंशन जो शिक्षा में आता है भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नए आयाम या मील के पत्थर जो है, या फिर जिसको आप माइलस्टोन बोलते हैं, क्या उपलब्धि हमने हासिल कर ली है शिक्षा में, इंडियन एजुकेशन में, उन सभी के बारे में हमको जानना है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको आसानी से लिख पाएंगे अगर आप पढ़ लेंगे तो। देखिए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रूसा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रूसा बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ रहे चीजों को? अच्छा, इसके अलावा एक और होता है आपका, रूसा के अलावा एक और आपका होता है, कौन सा बेटा? रूसा होता है एक, इसके अलावा एक आपका और होता है, ठीक है, रमसा भी होता है। रूसा, रमसा, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आप देख पढ़ते होंगे। तो रमसा का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रूसा का मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये दोनों चीजें आपकी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। ठीक है, तो रमसा का पूरा नाम क्या है? RMSA का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को रमसा, और रूसा कहा जाता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है, रूसा का लक्ष्य सभी उच्च संस्थानों को समान विकास प्रदान करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में कमजोरियां जो है उन कमजोरियों को खत्म करना, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना। ठीक है, किसके? जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में आपको जो कमियां दिखती हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसका बनाया गया, इसे अभियान चलाया गया। इस अभियान का लक्ष्य उपलब्धि 2017 में 12वीं योजना के अंत तक सकल नामांकन, सकल माने सभी, नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना है। प्रमुख उद्देश्य है इसका क्या? पहला उद्देश्य है रूसा का, यह सुनिश्चित करके मौजूदा राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करें कि सभी संस्था निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप हो, और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाए। यानी जो भी मान्यताएं या फिर जो भी बातें सरकार के द्वारा या शिक्षा नीति में बताई जाती हैं, उनका पालन कोई संस्थाएं कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उन चीजों की निगरानी। दूसरी बात, राज्य स्तर पर योजना और निगरानी के लिए एक सुविधाजनक संस्थागत संरचना बना करके राज्य विश्वविद्यालयों में, राज्य विश्वविद्यालय जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जहां की परीक्षाओं की तैयारी मैं आपके लिए करवा रहा हूं, स्वायत्तता को बढ़ावा देने और संस्थानों में प्रशासन में सुधार करके राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली परिवर्तनकारी सुधार लाने का उद्देश्य रहा है इसका। तीसरा उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक और परीक्षा
सुधार सुनिश्चित करे, यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं में खास करके जो उनकी परीक्षा प्रणाली है उनमें सुधार किया जाए, और इसके अलावा जो शैक्षणिक और जो शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई लिखाई होती है, वो सब एक सिस्टमेटिकल वे में चलती रहे, इसी की जांच पड़ताल के लिए काम करता है। इसके अलावा रूसा का चौथा उद्देश्य है कुछ विश्वविद्यालयों में या कुछ यूनिवर्सिटीज को विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के समकक्ष अनुसंधान यानी रिसर्च विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने में सक्षम बना, ताकि जो ये विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो सके, ताकि वो अन्य जो विश्व के भी यूनिवर्सिटीज है उनके समकक्ष आकर के खड़ी हों। यानी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी रूसा अभियान काम करता है। इसके अलावा इसका पांचवा उद्देश्य है यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबद्ध कॉलेज के सुधार और संसाधन आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किए जाए, राज्यों के लिए संबद्धता प्रणाली में सुधार करने के अवसर पैदा करना, यानी जो कॉलेज एफिलिएटेड है उन कॉलेजों के लिए भी जो है जानकारी रखना, उसकी भी देख रेख करना, ये इस अभियान का उद्देश्य रहा है, उसकी क्वालिटी वगैरह। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला तो रूसा आपको समझ में आ गया, रूसा क्या होता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, शिक्षक यानी टीचर एवं प्रशिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन पर टिप्पणी कीजिए। बताएं, फटाफट से टिप्पणी कीजिए। इसका पूरा नाम क्या होता है? देखिए, ये शिक्षक और प्रशिक्षण पर जो मदन मोहन मालवीय जी का जो अभियान चला था, ये अभियान की अगर बात की तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसको बोलते हैं मतलब PMMMNMTT बोलते हैं इसको। पूरा नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो लाया गया था बेसिकली, ठीक है, ये टीचरों के लिए, टीचर को जो है समझाने के, टीचर की ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि टीचर एक बच्चे को कैसे पढ़ाए, इसको लेकर के लाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर है ये मिशन। ठीक है, टीचर्स एंड ट्रेनिंग। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, शिक्षक और शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रहा है। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। जैसे पहला पॉइंट इसका ये है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदर्शन मानकों की स्थापना और शिक्षकों के अभिनव शिक्षण, अभिनव माने नए नए तरीके शिक्षण के, पढ़ाने के नए नए तरीके तथा व्यावसायिक विकास के लिए शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करके शिक्षकों यानी टीचर्स के एक मजबूत पेशेवर कैडर का निर्माण करना, ताकि एक टीचर जो है अपने विधिवत तरीके से तमाम मुद्दों का प्रयोग करके, तमाम चीजों का प्रयोग करके टीचर जो है बच्चों को पढ़ा सके। अगला है, वर्तमान केंद्रीय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान योजना के तहत केंद्र के विभिन्न घटकों के रूप में अनुमोदित है तथा निजी संस्थानों के शिक्षक विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ साथ प्रशिक्षण में भी भाग ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ट्रेनिंग में भी भाग ले सकते हैं। कुल मिलाकर के केंद्रीय, राज्य और डीम्ड कोई भी विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई डीम्ड विश्वविद्यालय हो, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा को लेकर के, ये सभी में एक प्रकार से योजना लागू हो सकती है। इसके अलावा अर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उच्च पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल को और स्वयं कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों के रूप में अनुशासन विशिष्ट संस्थानों की पहचान की गई है तथा उन्हें अधिसूचित किया गया है। तो ये है भैया आपका जो है पंडित मदन मोहन मालवीय का एक प्रकार से, मतलब कि उन्हीं के नाम पर जो बना है टीचर और टीचर को ट्रेनिंग देने का एक जो अभियान है वो। ठीक है, ताकि टीचर एक विशिष्ट गुणवत्ता के साथ बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर महीने 2002 में भारत सरकार के टेक्नोलॉजी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। दूसरी बात है, यानी कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2002 में दिसंबर के महीने में। दूसरा बात, इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी
में सुधार करना है और संस्थानों तमाम प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मौजूदा क्षमता जो कैपेसिटी है उनकी मौजूदा में उन्हीं कैपेसिटी को बढ़ाना और उनको गतिशील बनाना ताकि जो है जो शिक्षण संस्था है वो और आगे बढ़ जाए और वो और ज्यादा जो है आगे बढ़े और अपना और उत्तरदायित्व तो निभाए अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से। अगला बिंदु है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जिसको आप यूजीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंग्रेजी में कहा जाता है, उसी को हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये अनुदान आयोग जो होता है विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है उसको चलाने के लिए। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, द्वारा उच्च तथा तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई अन्य पहले भी की जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो गई थी, आजकल तो डिजिटल बोर्ड भी लग रहे हैं तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों में। अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट यह है कि स्कूली शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें मुख्य रूप से राज्य या संघ राज्य सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्र में होती है। केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से इन्हें सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षकों यानी जो टीचर्स होते हैं उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से सेवारत शिक्षक, सेवारत मतलब कि जिनका जो एक प्रकार से रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर्ड जो शिक्षक है यानी टीचर है उनके प्रशिक्षण, नए भर्ती किए गए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और स्कूल प्रबंधन समितियों, स्कूल प्रबंधन विकास समितियों के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे एक प्रकार से टीचर के ऊपर भी तमाम कड़े कदम उठाए गए ताकि एक टीचर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में किस तरीके का अध्ययन करेगा, किस तरीके का अध्यापन करेगा, किन विधियों से पढ़ाएगा, परीक्षा प्रणाली कैसे होगी, सब पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं नियम कायदे बन रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के ये तमाम प्रकार के बिंदु हैं जिसके माध्यम से तमाम मुद्दों पर बातचीत करी गई, तमाम मुद्दों पर जो है निर्णय लिए गए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। प्रश्न आपका आ चुका, शिक्षा का अधिकार, आरटीई जिसको कहते हैं, किसी भी चीज को जानने का अधिकार आपको है, ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था, आरटीई एक्ट जो था 2009 में लाया गया था। यह 6 साल से लेकर के जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा की गारंटी देता है कि भाई आप देखते हैं अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद तमाम मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों में भी और मौलिक अधिकारों में भी दोनों स्थितियों में कहा गया और मौलिक कर्तव्यों में भी कहा गया। अनुच्छेद 51 के का आप देखेंगे तो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल कर दिया गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती 6 से 14 साल के हैं तो आप मौलिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है, आप अपने जो भी आपको शिक्षा नहीं दिलवाता उसके खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा जो है आपका एक मौलिक अधिकार भी अब बन चुका है। 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह मुफ्त और फ्री मतलब शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। बैग भी आप देखते हैं मिलता है, किताब मिलती है फ्री में, खाना मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है, मध्याह्न भोजन जिसको कहते हैं। तो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है आरटी जो अधिनियम है। भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया गया और यह 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया, ठीक है, अधिनियम। इस एक्ट के इस परिवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद कोई भी ऐसी खामियां और चुनौतियां हैं जिनके कारण से देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा में जरूरी चीजें हैं, आज भी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब शिक्षा की क्वालिटी भी बढ़ाई जा रही है प्राइमरी पाठशालाओं में। अगला क्वेश्चन, तो यही राइट टू एजुकेशन यही है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम आया था 2009 में, इसका उद्देश्य क्या था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको प्रत्येक बच्चे को शिक्षा फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरी बात, 6 से 14 साल के आयु के प्रत्येक बच्चों का अनिवार्य प्रवेश यानी मतलब कि उसका जो है एडमिशन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कराना ये स्कूल का भी कर्तव्य होगा
ठीक है। नामांकन को बढ़ावा देने के लिए तमाम अभियान चलाएंगे स्कूल कॉलेज के मास्टर, प्राचार्य, प्रोफेसर जो भी होंगे, मतलब कि जो मतलब कि छोटे स्तर के जो प्राइमरी पाठशाला में जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो टीचर लोग, ठीक है। तीसरी बात है, धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। अरे अगर बच्चा मान लेते हैं आपका कॉलेज, आप किसी दूसरे ग्राम सभा से हैं और चाहते हैं कि किसी दूसरे ग्राम सभा में एडमिशन ले ले, तो भी आप ले सकते हैं। ऐसे करके आपको मना नहीं किया जाएगा, तो आप फलाने ग्राम से तो अपने ग्राम के स्कूल में पढ़ो, कोई भी बच्चा कहीं पर पढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ कोई भेदभाव स्कूल कॉलेज में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। वो चाहे अगर 10 साल का हो चुका है तो वो भी एडमिशन पाएगा, ठीक है। अगली बात, यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो छात्र को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान करता है स्कूल, ठीक है, कि वो दूसरे स्कूल में जा सके, टीसी वगैरह उसकी बना करके दे देता है। इसके अलावा निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी, निजी माने कि जो प्राइवेट स्कूल है उन स्कूलों के लिए, प्राइवेट और विशेष श्रेणी वाले स्कूलों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। यानी कि जो भी जो ये मतलब कि जो स्कूल है, खास करके जो प्राइमरी के बाद में जो प्राइवेट स्कूल तमाम सारे बनते नहीं कि अलग अलग लोग खोल देते हैं, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 25% सीट जो है उनको रिजर्व रखनी पड़ती है। तो गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कोई बड़ा स्कूल ये नहीं कह सकता कि हम गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर उसकी 1 लाख फीस है तब भी वहां पर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, 25% स्थान सुरक्षित रखना पड़ता है। और लेकिन क्या होता है कि भाई सरकार से लोग इधर उधर मिल जाते हैं, फिर स्थानीय प्रशासन से, तो गरीब के बच्चे बड़े स्कूलों में, वैसे गरीब का बच्चा गरीब जाता ही नहीं बड़े स्कूलों में नाम लिखवाने के लिए, उसको ये सब पता ही नहीं होता कि ये सब मतलब प्रावधान है कि नहीं है, ठीक है। वो बस अपने हैसियत के हिसाब से स्कूल देखता है, आस पड़ोस के स्कूल में ही भेज देता है। वो बच्चे को पढ़ाने ही भेज दे वही बहुत बड़ी बात है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसको, वो कौन चलेगा, पुलिस के झमेलों में पड़ेगा और इसका वो करवाएगा, इस पर रिसर्च करेगा। तो गरीब के बच्चे जो है वो उनके लिए, या जो बच्चे एक प्रकार से पिछड़े हैं, निर्बल समुदाय है, 25% स्थान उनके लिए आरक्षित किया जाएगा, चाहे जो भी कोई कॉलेज हो प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। इसके अलावा स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी स्कूल में प्रवेश तिथि अगर निकल जाए, एडमिशन का डेट निकल जाए और उसके बाद में कोई बच्चा आता है, कहता है कि गुरुजी हमारा एडमिशन कर लो, ठीक है, हम देर में, चूंकि हमारी कुछ सिचुएशन थी, तब बालक को एक प्रकार से मतलब कि जो है उसका क्या नाम है, एडमिशन लेने से जो टीचर है वो मना नहीं कर सकते, उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी एडमिशन जो है उनको लेना ही पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कई सारे प्रावधान जो है किए गए हैं। तो ये है राइट टू एजुकेशन, जो है इसका अधिकार का आपका प्रयोग, आप तमाम चीजों को जान सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में अगर आपकी फीस ज्यादा लेते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए जो है आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या करें बेचारे प्राइवेट स्कूल वाले भी आप देखते हैं, लेकिन अब जो बड़े बड़े स्कूल हैं आप देखेंगे बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते लोग परेशान होते हैं। वही चीजिया तो यार पढ़ाने में क्या है, किताब जैसे आप देखते हैं जो सरकारी स्कूल किताब होती है वो थोड़ा पतले पन्ने में होती है, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है थोड़ा मोटा पन्ना किताब आ जाती है, बैग एकदम से 7 दिन का कपड़ा अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब जितना आप कमाए हुए पैसा रखे हो ना, पूरा जीवन भर तन पेट काट करके सेविंग सेविंग में सेविंग सेविंग करके रखे हो कि हम सेविंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, और जब वही बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वहां पे स्विमिंग पूल और दुनिया भर का हेन तेन अश्वारोही, मतलब उस पे क्या बोलते हैं, घोड़सवारी करवाते हैं स्कूल में, स्विमिंग पूल है, तैराकी सिखाते हैं, ये सब उसमें बताते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, ठीक है। बस यही सब थोड़ा सुविधा हो जाती, बाकी कोई नहीं। और 2-3-4 लाख जो आपके धरे उठाए रहते हैं 1-2 साल में आपका वो सब नष्ट हो जाता है। कोई जरूरत नहीं इस प्रकार की शिक्षा की कि आप पूरा जीवन कमाए रखे हो 3-4 लाख रुपए और आप अपने बच्चे की पढ़ाई में खत्म कर दो। प्राइमरी भी अगर भेजोगे, प्राइमरी भी अच्छी पढ़ाई होती है, अरे वही 2-2-4 वहां पर भी बताया जाएगा, वही 2-2-4 वहां पर भी बताया जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि जो बड़े स्कूल में आपने नाम लिखा है तो बच्चा आपका बहुत एकदम से ब्रिलियंट हो जाएगा, बहुत बड़ा तीरंदाज हो जाएगा। वही बच्चे जिनको आप ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे वो आपका पैर भी नहीं छुएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये पिताजी हमारे तो पिताजी है, तो क्या इनमें इनका क्या एक प्रकार से योगदान है, मेरे होने में इनका कोई योगदान नहीं। वो अपने पिताजी को भी भूल जाएगा, ठीक है। बाद में वही बच्चा वृद्धाश्रम में भेज देगा अपने माता पिता को।
ऐसे तमाम प्रकार के जो है चीजें आपको सामने आती होंगी, तो हालांकि उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रदूषण का समाज पर 2 कुप्रभाव लिखिए। पहला, रोगों में वृद्धि। प्रदूषण से क्या होता है बेटा? प्रदूषण से क्या होता है? प्रदूषण के परिणाम स्वरूप रोगों में वृद्धि होती है तथा जन स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पक्षाघात, पोलियो, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, ऐसी तमाम प्रकार की बीमारियां जो होती है प्रदूषण की वजह से हो जाती हैं। दूसरी बात ये, प्रदूषण का दूसरा प्रभाव, कुप्रभाव ये पड़ता है कुमारी बेकार प्रभाव, अपंगता में वृद्धि हो जाती है। प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अपंगता में वृद्धि हो जाती है। अनुसंधानों से यानी रिसर्च से पता चलता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न जो प्रदूषण होता है वो अपंग संतान उत्पन्न करता है, यानी कि किसी का हाथ सही नहीं रहेगा, किसी का पैर नहीं सही रहेगा, किसी की आंख नहीं सही रहेगी, कोई कम सुनेगा, कोई बहरा होगा, कोई लूला होगा, इस तरीके से किसी को पोलियो मार देगा। तो ये सब चीजें जो होती है प्रदूषण की वजह से होती है, जब रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आगे देखिएगा, अगर आप चाहते हैं बाबू कि हमारे साथ आप जुड़ जाए और पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए, जैसे कि एजुकेशन की दोनों पेपर की पीडीएफ या फिर आपका सोशियोलॉजी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, हिंदी की, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, तो आप 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भी एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी फीस रखी गई है मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपए फीस में आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। 2 सब्जेक्ट के आप इसमें होंगे प्लस में एक को करिकुलर, तीनों चारों सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रदूषण के 4 दुष्परिणाम बताइए। दुष्परिणाम यानी कि गलत परिणाम। देखिए, प्रदूषण के कई परिणाम है, तो 4 मुख्य परिणाम। पहला है, प्रदूषण के कारण से क्या होता है? नगरों में मलिन बस्तियों की वृद्धि होती है। मलिन बस्ती मतलब कि जो गंधैली बस्ती होती है, जहां पर आप बदबू खूब शहरों में आप देखते हैं, ठीक है, उसका कोई अता पता नहीं, नाला नर्दहा बह रहा है बगल में, ठीक है, बहुत सारी गंदगी होती है, बदबू आ रही, शहरों में बहुत ज्यादा गंध आता है। पूरा शहर आप कभी देखेंगे शहरों के बगल में नाली बगल से बहती रहेगी, मतलब शहर कोई स्वच्छता नहीं होती। गांव में बहुत ज्यादा स्वच्छता उससे अधिक होती है। औद्योगिक प्रदूषण से भोजन सामग्री के अभाव का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तीसरा कुप्रभाव ये पड़ता है इसका दुष्परिणाम कि पर्यावरण प्रदूषण से श्रमिकों की कार्यक्षमता जो है, जो काम करने वाले व्यक्ति, उनकी श्रम शक्ति घट जाती है। औद्योगिक पर्यावरण से निर्धन और निम्न वर्ग के लोगों को ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो जाती है। ये सब इसका प्रभाव है, दुष्परिणाम है। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण तापन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है? देखिए, औद्योगिक मानव जनित कारणों से वायुमंडल और पृथ्वी के जीवन मंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है, उन्हीं की वजह से वातावरण गर्म हो रहा है। वातावरण के गर्म होने को ही वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब पूरा वातावरण गर्म हो जाता है, हवाएं गर्म हो जाती हैं, यही गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और जाकर के एक प्रकार से क्या होती है, जाकर के बर्फ से टकराती है। कौन से बर्फ? जो पहाड़ होते हैं, हिमालय, मतलब कि हिमालय मान लेते हैं, हिमालय पर्वत पर जो बड़े बड़े ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, वहां पर ग्लेशियर यानी बर्फ जमे होते हैं। वही बर्फ जब गर्म हवाएं जाकर के टकराती है बर्फों से, तो बर्फ पिघलने लगती है और उन्हीं बर्फों से आपको पता होगा नदियां निकलती हैं। तो वही नदियां जो है जब निकलती तो बर्फ से ज्यादा, जब गर्म ज्यादा हवा लगेगी तो ज्यादा बर्फ पिघलेगा, तो ज्यादा पानी बहेगा नदियों में। तो इससे क्या होगा? इलाकों में, नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आएगी, बांध जो होंगे वो प्रकार टूटने की संभावना हो सकती है। या फिर आप देख, नदियों में पानी ज्यादा रहेगा तो बाढ़ की समस्या आसपास के इलाकों में आ जाएगी। समुद्र में चूंकि नदियां जाकर के गिरती है तो समुद्र का जलस्तर जो होगा बढ़ जाएगा। समुद्र में जो द्वीप वगैरह होंगे वो सब डूब जाएंगे। समुद्र किनारे वाले जो देश वगैरह होंगे वो भी खतरे में एकदम से रहेंगे। तटीय इलाके जो होंगे वो डूबने शुरू हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सबसे दुनिया की सबसे जो गर्म गैस होती है वातावरण को गर्म करने वाली, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रीन हाउस गैसेस एक प्रकार से, और वातावरण को गर्म करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वैश्विक तापन के 2 कारण लिखिए। देखिए, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भूमंडलीय तापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। CO2 जो गैस है वो वातावरण को गर्म करती है। दूसरी बात, भूमंडलीय तापन को प्रभावित करने वाली दूसरी गैस, प्रमुख गैस है वो है, उसका नाम है मीथेन, CH4। मीथेन दलदली भूमि जैसे कि गेहूं की खेतों में या अपूर्ण रूप से जैविक ईंधन के जलने से ये पैदा होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण तैयार कर लेती हैं, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उनके लिए पारगम्य होती है, लेकिन पृथ्वी से होने वाले ताप विकिरण के लिए अपारगम्य होती हैं।
इन गैसों का प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। प्रायः जो ठंडे इलाकों के देश होते हैं वहां पर ग्रीन हाउस का निर्माण करके खेती वगैरह जो गर्मी के महीने की खेती होती है उसको कर ली जाती है, क्योंकि वहां पर हमेशा ठंडी पड़ती है। तो जहां पर हमेशा ठंडी पड़ती है वहां पर ऐसे खेतों का निर्माण करते हैं, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं जहां पर ये गैसें होती हैं ग्रीन हाउस की, और वातावरण पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से किरण तो आती है लेकिन जा नहीं पाती वो, तो उसमें उसको रोक लेते हैं तो वो वातावरण गर्म हो जाता है, भारत जैसा माहौल हो गया। तो यहाँ की सब्जी उब्जी वहां पर बो लेते हैं, तो वही ग्रीन हाउस होता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीन माने हरा, हाउस माने घर। ठीक है, चलिए पर्यावरण शिक्षा से क्या अर्थ है? पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पर्यावरण के अध्ययन से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए होती। बिल्कुल ठीक बात है। पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय सद नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों और समस्याओं पर केंद्रित करता है तथा सद नागरिकता का विकास हो सके तथा अधिगम करता है, यानी जो जानकारी लेने वाला है पर्यावरण के संबंध में मित्र, प्रेरित और उत्तरदायी हो सके। इसको कहा था चैपमैन टेलर ने। पर्यावरण शिक्षा के बारे में पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में बताना, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में व्यक्ति जानना, यही सब होता है। अगला प्रश्न आ चुका, पर्यावरणीय शिक्षा से के 4 उद्देश्य बताए या लक्ष्य बताए। देखिए पर्यावरण शिक्षा के 4 लक्ष्य निम्न है। पहला है जागरूकता, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है सहभागिता, चौथा है मूल्यांकन योग्यता। ये 4 उद्देश्य होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रमों का नामोल्लेख कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दूं, प्राइमरी पाठशाला अगर आपने देखा होगा कहीं गांव वगैरह में, तो एक पेंसिल होती है सेम इसी तरीके से। इसी पेंसिल पर क्या होता है, एक लड़की आगे बैठी होती है किताब लेकर के, एक लड़का पीछे यहाँ पर बैठा होता है और उसी के नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। वही अभियान जो है कौन सा अभियान है? सर्व शिक्षा अभियान ही है। क्लियर? चलिए पहली विशेषता इसकी क्या है? पहली विशेषता है इसकी भैया, ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहां कोई स्कूल सुविधा ना हो, वहां पर स्कूल स्थापित करने का पहला उद्देश्य है। यानी ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जहां पर स्कूल कॉलेज नहीं है, मतलब स्कूल नहीं बेसिकली, वहां पर स्कूल बनाने का जो है कार्यक्रम किया जाएगा, ये सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया। दूसरी बात, अतिरिक्त कक्षाएं खोलना। ठीक है, यानी कि अगर जो बच्चे पढ़ने योग्य नहीं है या किसी कारण से उनको प्रॉब्लम है तो अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हैं। शौचालय बनाना स्कूल में, पेयजल की व्यवस्था करना स्कूलों में। ठीक है, अनुरक्षण अनुदान देना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दृढ़ करना, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह है, पंखा है, जो स्कूलों की जरूरतें होती है उसको पूरा करना। शिक्षकों की कमी है तो उसको दूर करना, नए नए शिक्षकों को इसमें भर्ती करना। अध्यापन अधिगम सामग्री को जुटाना, जैसे जो पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है, चाक हो गया, छुही हो गया, जो भी पहले होता था उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, ऐसे बच्चे जो कि एक प्रकार कमजोर हैं या फिर जिनके माता पिता पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते, या लड़कियां जो है जो घर में केवल काम करती हैं, वो पढ़ने नहीं जा पाती है, उनके लिए विशेष करके उनको प्रेरित किया ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो और जाकर के पढ़े स्कूलों में, और उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनको कलम, कापी, पेंसिल जो है साथ से लेकर के बैग, किताब सब फ्री में दिया जाए सभी बच्चों के लिए। वैसे निःशुल्क शिक्षा सहित अनेक प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जाए ताकि लोग जो है पढ़ने के लिए तत्पर हो सके, अपने बच्चों को भेजे स्कूलों में। हस्तक्षेप, सर्व शिक्षा अभियान में 15 हस्तक्षेप है। कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, पहला है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, दूसरा है सीआरसी यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, तीसरा है एमजीएलसी एंड एआईई। सारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को अधिगम देने का एक प्रमुख हस्तक्षेप वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा यानी कि एआईई है। जनजातीय और तटीय क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रहे समूहों के बच्चे, हाशिए वालों के ऐसे समूह जो खात्मे की ओर हैं, उन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीति या प्लानिंग बनाई जाती है ताकि जो है ऐसे बच्चे ही पढ़ सके जिनका विकास नहीं हो रहा है, फिर जो अपने पतन की ओर है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ किस प्रकार की थी या किस प्रकार थी, वर्णन कीजिए। देखिए शारीरिक शिक्षा, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यायाम, जैसे शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या आता है आपका? फिजिकल एजुकेशन में जैसे तलवारबाजी हो गया, भाला चलाना हो गया, बंदूक चलाना हो गया, ठीक है, सैनिक के जो प्रकार से जो कर्तव्य होते हैं वो सब, ठीक है, इन सभी को बताने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। नाना प्रकार के आधुनिक और पुराने खेल व स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप,
ठीक है। इसके अलावा मतलब कि रेंजिंग, गर्ल गाइडिंग, बुलबुल तथा घुड़सवारी और तैरना सिखाने की व्यवस्था की जाती है। योगिक आसन सिखाने का भी इसमें प्रबंध होता है, यानी योगा को भी इसमें सिखाया जाता है। यानी जो आपके सूर्य नमस्कार के 12 आसन है उनके बारे में, और भी तमाम प्रकार के आसन, तमाम प्रकार के जो अष्टांग योग है उन अष्टांग योगों के बारे में इसमें बताया जाता है। तो ये आपका हो गया शारीरिक शिक्षा को लेकर के कुछ बातें, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा ये सब चीजें हो रही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवहारिक शिक्षा को बताइए। व्यवहारिक शिक्षा क्या है? देखिए इसके अंतर्गत गृहस्थ शिक्षा, रंगाई छपाई, ठीक है, इसको आप सांगानेरी कहते हैं, बाटिक का काम, सिलाई व कसीदा, खिलौने बनाना, पेपर मेसी, इसके अलावा क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग आदि शामिल है। सभी छात्राएं अपने कमरों और बर्तनों की साफ सफाई स्वयं करती हैं और एक हद तक अपने कपड़े भी स्वयं धोती हैं। सामूहिक श्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो ये सब व्यवहारिक शिक्षा यही है। कला विषयक शिक्षा क्या है? देखिए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक संगीत और चित्रकला दोनों, और बाद में कक्षा 10 तक संगीत यानी गायन और सितार या चित्रकला में किसी एक ही शिक्षा का, मतलब कि एक ही शिक्षा विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित है। नृत्य शिक्षण की अलग व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, ठीक है, वनस्थली शिक्षा व्यवस्था में, वनस्थली शिक्षा पीठ में। अगला प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ में नैतिक शिक्षा पर क्या विचार दिए गए थे, वर्णन कीजिए। देखिए नैतिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो छात्राओं के नैतिक व्यक्तित्व का विकास करना हो गया, यानी उनका मोरल डेवलपमेंट हो गया, बच्चियों का। उनमें सर्वधर्म संभाव पैदा करना ताकि सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दे सके। नैतिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। यह शिक्षा उपदेशात्मक ढंग से नहीं दी जाती थी। सर्वधर्म समन्वय की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ और छात्रावास में होने वाली सामूहिक प्रार्थनाएं, साप्ताहिक बातचीत, वेद, गीता, रामायण तथा दूसरे धर्म ग्रंथों आदि का पाठ, छात्रावास का बिना किसी भेदभाव के सामूहिक सम्मिलन, सम्मिलित जीवन और वातावरण की स्वच्छता विद्यापीठ की नैतिक शिक्षा के प्रमुख साधन है। इस दृष्टि से विद्यापीठ की सामूहिक सायंकालीन प्रार्थना और उद्बोधन मंदिर के कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भैया, शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य बताएं। देखिए विश्व भारती के रूप में टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय जनजीवन को में जागरण उत्पन्न करने में जितना अधिक योगदान दिया है उतना आधुनिक किसी अन्य शिक्षा केंद्र ने नहीं दिया है। यहाँ हम विश्व भारती के संबंध में संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करें इसको। पहली बात, इसकी स्थिति और स्थापना कैसे हुई विश्व भारती की या शांति निकेतन की। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर जी। कोलकाता से 165 किलोमीटर दूर बोलपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक आश्रम है, उसकी स्थापना की और उसका नाम शांति निकेतन रखा। इसकी स्थापना टैगोर के पिता ने शिक्षण के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक चिंतन के लिए किया था। 40 वर्ष की अवस्था में ही रविन्द्रनाथ टैगोर इस निकेतन को शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते थे और इसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील भी रहा करते थे। 6 मई 1952 ईस्वी को यह शिक्षण संस्थान शांति निकेतन अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। ठीक है, शांति निकेतन कैसे बदल गया, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बदल गया। उसका नाम क्या कर रख दिया गया, विश्व भारती रख दिया गया। ठीक है, तो शांति निकेतन को ही बाद में विश्व भारती बोला गया। विश्व भारती निरंतर प्रगति करता गया और 1953 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय भारत की केंद्रीय सरकार के संरक्षण में आ गया और इस तरीके से इसकी स्थापना हुई। फिर इसके बाद में स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, क्यों स्थापित किया गया। देखिए विश्व भारती की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने भारतीय संस्कृति और आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य था, ताकि भारतीय जो आदर्श है, जो भारतीय संस्कृति है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दिलवाई जाए। ठीक है, इसके साथ ही वह प्राचीन संस्कृति से सामंजस्य स्थापित करके शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, आधुनिकता और प्राचीनता का तालमेल बैठा करके। विश्व भारती का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य था सहबंधुत्व की भावना विकसित करना था। ठीक है, उसका उद्देश्य था पूर्व और पश्चिम के देशों में एकता स्थापित करना, ताकि पूरब सभ्यता, पूर्वी संस्कृति, पश्चिमी सब मिलजुल कर काम करे। विश्व शांति की स्थापना करना था। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती को एक ऐसा सांस्कृतिक विश्व केंद्र बनाना चाहते थे जहां धर्म, साहित्य, विज्ञान, इतिहास सभी विषयों पर रिसर्च पूर्ण अध्ययन यानी शोधपूर्ण अध्ययन करवाया जा सके। ठीक है, तो ये विश्व भारती जो था शांति निकेतन पहले, वही विश्व भारती बना, यही चीज रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न, विश्व भारती की शिक्षण संस्थाएं बताइए। देखिए शिक्षण संस्थाओं की अगर बात की तो विश्व भारती का विकास समय से बने तो धीरे धीरे हुआ और इस समय तक इसके अंतर्गत अनेक शिक्षण संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं।
जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहली बात तो पाठ भवन बना। पाठ भवन की अगर बात करें तो यह एक प्रगतिशील विद्यालय है, विश्व भारती के अंतर्गत ही है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था पाठ भवन में की जाती है। इसके अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों की आयु 6 साल से लेकर के 16 साल के बच्चे जो होते हैं पाठ भवन में अध्ययन करते हैं, विश्व भारती में, शांति निकेतन में। दूसरा होता है शिक्षा भवन। यह एक कॉलेज है जहां विज्ञान और कला की इंटरमीडिएट की कक्षाओं की पूरी व्यवस्था है। यहाँ सामान्य तथा विशेष शिक्षण की व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर इंटर कॉलेज कक्षा 10 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा शांति निकेतन में विद्या भवन भी है। विद्या भवन जो है इसमें BA, MA, PhD के स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था है और भारतीय दर्शन, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, पाली, अरबी, फारसी और तमाम प्रकार के विषय में आप रिसर्च कार्य भी करने की सुविधाएं आपको यहाँ पर विद्या भवन में मिल जाता है। इसके अलावा विनय भवन, यह एक प्रशिक्षण महाविद्यालय है जिसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। विनय भवन में क्या होता है, टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर को कैसे पढ़ाना है, एक टीचर का स्वभाव कैसे होना चाहिए, चरित्र उसका कैसे होना चाहिए, एक टीचर को किस शैली का प्रयोग करके पढ़ाना, सब कुछ इसमें बताया गया है। इसके अलावा शांति निकेतन विश्व भारती का जो अगला संस्था है वो है हिंदी भवन। हिंदी भवन में क्या होता है, MA के स्तर तक की हिंदी शिक्षण की व्यवस्था की गई है। हिंदी में शोध कार्य करने की सुविधाएं जो है हिंदी भवन देता है। हिंदी भवन यानी हिंदी विभाग मान सकते हैं, जहां पर सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड। अगला जो भवन है वो है कला भवन। इसमें ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे जो है आपको कढ़ना हो गया, पिरोना है, चमड़ा, इन सभी को का कार्य भी सिखलाया जाता है। यहाँ का चित्रकला विभाग भी विशेष प्रसिद्ध है कला भवन का। इसके अलावा शिल्प भवन एक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग और हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। तो इस तरीके से शांति निकेतन या विश्व भारती में ये तमाम प्रकार के शिक्षा भवन है, तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्र की शिक्षाओं को देते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद ने, श्री अरबिंदो या अरविंद, अरविंद ने शिक्षा के किस आधार का वर्णन किया, स्पष्ट कीजिए। देखिए, श्री अरविंद की यह धारणा है कि जीव की आत्मा में ज्ञान तथा ज्ञान हमेशा सुसुप्ता अवस्था में गुप्त रहता है, ज्ञान जो है हर व्यक्ति में होता है। शिक्षा का आधार या वाहन अथवा यंत्र अंतःकरण है। अंतःकरण की संरचना पर उन्होंने गंभीर विचार किया। वो कहते हैं कि सभी के व्यक्तियों में जो शिक्षा है, ज्ञान है, अंदर दबा रहता है, सुसुप्ता अवस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है। उसको जगाने का काम जो होता है यही शिक्षा करती है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके तमाम प्रकार के ज्ञान जो होते हैं वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। यही बात ये कहते हैं। ठीक है, कौन कहता है, ये श्री अरबिंदो जी कहते हैं। श्री अरबिंदो के अनुसार अंतःकरण के 4 पटल होते हैं। प्रथम पटल है चित्त यानी मन, जो अन्य 3 पटलों का आधार बनाता है। जब हम कोई बात याद करते हैं तो वह क्षण करके चित्त में एकत्र होता है। यह भूतकालिक मानसिक संस्कार होता है जो आपको पहले से मिल चुका है। चित्त रूपी यानी मन रूपी स्मृति कोषों से ही क्रियाशील स्मृति कभी कभी कुछ चीजों को चुन लेती है। यह चुनाव उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हो सकता है, अतः इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती कि आप जो है अच्छा चुनाव करते हैं, बुरा चुनाव करते हैं। इसी के लिए आपको शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप अच्छाई का चुनाव करते हैं, शिक्षित नहीं होते तो आप बुराई का भी चुनाव कर सकते हैं। अंतःकरण का दूसरा पटल होता है मानस। इसमें अन्य पटल एकत्र होते हैं और इसे ही दर्शन की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग। इसका कार्य ज्ञानेंद्रियों से प्रत्ययों को ग्रहण करना और उसे विचारों में परिणत करना होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध संबंधी सूचना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है। इस सूचनाओं को विचारों में परिवर्तित कर देना मस्तिष्क का काम होता है। मस्तिष्क स्वयं भी प्रत्ययों और प्रतिमानों को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त यह स्वयं भी एक उपकरण है। उत्तम विचार के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों और मस्तिष्क का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इन 6 उपकरणों को सक्षम बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें बताई श्री अरबिंदो ने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए। देखिए, श्री अरबिंदो के अनुसार वास्तविक जीवनी एवं सच्ची शिक्षा वह होती है जो बालक की सुसुप्त शक्तियों को उद्बुद्ध कर दे, यानी सुसुप्त जो सोई हुई शक्तियां होती हैं उनको जाग दे। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है उनको जगा दे, जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगा दे। शिक्षा की यही एक प्रकार से उद्देश्य होता है, यही रिक्वायरमेंट होती है। व्यष्टि माने छोटा, समष्टि माने बड़ा। व्यष्टि और समष्टि की संकीर्ण सीमा से निकल करके बालक के मानवतावादी और समग्रवादी बालक को बनाना चाहिए। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य ने आत्मा, मस्तिष्क और विवेक की शक्तियों जैसे कि स्व का विकास कर लिया है।
शिक्षा को मानव आत्मा की मांगों की पूर्ति करनी चाहिए। आत्मा क्या चाह रही है उसको शिक्षा के द्वारा पूरा किया जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति को विकसित करना होना चाहिए। श्री अरबिंदो ने यसेज ऑन द गीता के भाग 2 में लिखा कि बालक की शिक्षा को उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक अंतरंग और जीवन पूर्ण है उसको व्यक्त करना चाहिए या व्यक्त होना चाहिए। मनुष्य की क्रिया और विकास जिन सांचे में ढलने चाहिए वह उनके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा है। उसे नई वस्तुओं अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वह उनको सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप से में स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त होगा। अतः आत्म शिक्षा ही सच्ची शिक्षा होती है। श्री अरबिंदो कहते हैं कि आत्म शिक्षा ही सच्ची शिक्षा होती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा सूचना को इकट्ठा कर लिए तो आप शिक्षित हो गए। आपके स्व का विकास, आत्म का विकास कितना हुआ है वो आपके शिक्षा पर मैटर करता है। शिक्षा का काम मानव के मस्तिष्क और शक्तियों का सृजन करना होता है। ये बात श्री अरबिंदो कहते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए अरबिंदो ने कहा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं आपको बता दूं मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़, इस वजह से मैं उतने एनर्जी के साथ आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूं जितने एनर्जी के साथ मैं मतलब की वास्तविकता में पढ़ाता था। तो जो भी है मैं व्यवस्थित करके आपको समझा रहा हूं, तो समझने का प्रयास करेंगे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रश्न है ई पाठशाला पोर्टल के लाभ लिखिए। ई पाठशाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला। देखिए ई पाठशाला पोर्टल जो है वीडियो, ऑडियो, क्लिप बुक, इन सभी का भंडार है, जहां पर ये सारी चीजें वीडियो, ऑडियो सब इकट्ठा है। तमाम सारे बुक की क्लिप है, पीडीएफ मौजूद है। ई पाठशाला पोर्टल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ई पाठशाला पोर्टल संसाधन कई भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में उपलब्ध है। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न, मूक का पूरा नाम क्या है? मूक, MOOC, मूक। मूक जो को फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को ही शॉर्ट फॉर्म में मूक्स कहा जाता है, मूक कहते हैं। मूक के 4 लाभ क्या है? ये क्या होता है? देखिए उच्च शिक्षा का बेहतर पहुंच, उच्च शिक्षा के बारे में बेहतर जानकारी देता है, सहयोग का अवसर देता है। कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रमों का पूर्व अवलोकन करने के लिए आपको मूक वेबसाइट या मूक ऐप का सहारा लेना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा की सामर्थ्यता को बढ़ाता है ये। ठीक है। ई मैगनीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैगनीज। ई पत्रिका कह सकते हैं इसी को। ई पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं से तात्पर्य उन बौद्धिक पत्रिकाओं से है जिन तक इलेक्ट्रॉनिक संचरण के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार क्या है? देखिए मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में, इनकी कमी में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं इसको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है। मानवाधिकार घोषणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिए मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था। सार्वजनिक घोषणा के प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में मौलिक मानवाधिकारों, मानव की महत्ता तथा मनुष्य और स्त्री के समान अधिकारों में निष्ठा व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानवाधिकार शिक्षा में कितने उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है? तो मानवाधिकार शिक्षा के लिए 3 उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय उपागम, दूसरा तुलनात्मक उपागम, तीसरा अंतरराष्ट्रीय उपागम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार शिक्षा में भूमिका निभाने वाले 3 अशासकीय संगठनों के नाम लिखिए। देखिए मानवाधिकार शिक्षा के अशासकीय संगठन निम्नलिखित हैं। पहला है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है द माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, तीसरा है वर्ल्ड काउंसिल फॉर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका, मानवाधिकार आयोग के कोई 2 कार्य बताएं। मानवाधिकार आयोग के कई कार्य हैं। पहला कार्य है मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत पर विचार करता है। अगर मानव के अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी देश में कहीं पर भी हो रहा तो मानवाधिकार आयोग के लोग जाते हैं चेक करने के लिए। मानवाधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च करना, अनुसंधान करना, ये 2 कार्य होते हैं बेसिकली। केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपका क्या अभिप्राय होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब आपके विश्वविद्यालय है, आपके केंद्रीय स्तर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जिन विश्वविद्यालयों का संचालन, प्रशासन और नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन होता है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाते हैं। इनकी वित्तीय व्यवस्था और शिक्षकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति यानी रिटायर किसको करना है, किसको जो है एडमिशन किसको भर्ती करना है,
किसको पेंशन क्या देना है, इन सभी के नियम केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, जैसे आपका इलाहाबाद में प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इलाहाबाद का जो मेन कैंपस है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे बनारस में आपका बीएचयू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जबकि महात्मा गांधी का शिव विद्यापीठ हुआ आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है। सीसीटीवी क्या है? देखिए, उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग के समान क्लोज्ड सर्किट दूरदर्शन कार्यक्रम भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन है। इस यंत्र को शिक्षण व अनुदेशन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है। आजकल सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जाती है जो है टीचर्स पर, और जैसे कि इस मतलब की जो परीक्षा होती तो परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खूब चलाए गए। अगला एडुसेट क्या है? देखिए, एडुसेट जो है एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एडुसेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एजुकेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, इसी को एक प्रकार से यानी शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह, तो इसी को एक प्रकार से हिंदी में शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। इसका हिंदी रूपांतर होता है शैक्षिक उपग्रह। ठीक है, एडुसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडुसेट का मुख्य उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए एडुसेट का निर्माण किया गया। एडुसेट का क्या महत्व है? देखिए, एडुसेट का महत्व की अगर बात करें, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य होगा, महत्व क्या है? पहला महत्व यह है कि देश की निरक्षरता को मिटाने में एडुसेट का एक प्रमुख माध्यम है। और एडुसेट द्विध्रुवीय व्यवस्था है जिसके द्वारा छात्र केवल मूक श्रोता ही नहीं रहता, अपितु वह शिक्षक के से अंतरक्रिया भी करता है, शिक्षक से बातचीत भी कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्वयं। स्वयं भी ऑनलाइन शिक्षण का एक माध्यम है। स्वयं का पूरा नाम क्या है? स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वयं का स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, स्वयं का उद्देश्य भारतीय शिक्षा नीति के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे पहुंच, समानता और गुणवत्ता, पहुंच, समानता और गुणवत्ता को बनाए रखना हर एक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, नाड का पूरा नाम क्या है? एनएडी। नाड का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी, इसी को नाड कहा जाता है। ठीक है, एमएडी क्या है? एमएडी, एमएडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। भारत सरकार की ओर से छात्रों को प्रदान किए जाने वाले सभी दस्तावेज को डिजिटल रूप में रखने के लिए एमईडी बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो सरकार जो आपको चीजें दे रही है उनको डिजिटली भी आप रख सके। एनआईआरएफ क्या है? तो ये देश में हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको क्या बोलते हैं? एनआईआरएफ। ये एक प्रकार से जारी होता है। सभी टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक दी जाती है, उसी को बोलते हैं एनआईआरएफ। ठीक है, एनआईआरएफ कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 को। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह को एक रेटिंग देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ई पाठशाला क्या है? देखिए, ई पाठशाला केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया एक मंच है जिसके माध्यम से बच्चे जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। ई पाठशाला कब लॉन्च किया गया? तो ई पाठशाला नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया है। ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, भैया पांडिचेरी आश्रम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा पांडिचेरी आश्रम के बारे में बताएं। देखिए, सन 1810 ईस्वी में श्री अरबिंदो ने पांडिचेरी आश्रम की स्थापना करी थी। अरविंद घोष या श्री अरबिंदो, कुछ भी बोले। अरविंद द्वारा प्रतिपादित सर्वांग शिक्षा के सिद्धांतों का यहाँ अनुकरण किया जाता है, यानी किसको अपनाया जाता है। आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षा यहाँ पर फ्री में है, निःशुल्क है। आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानवीय प्रेम का विकास करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम क्या है? तो ये पाठ्यक्रम में मातृभाषा को प्रमुख स्थान दिया गया है और साथ ही साथ में गणित की शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग और संगीत के साथ साथ समान विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन, भौतिक, सांस्कृतिक तथा नक्षत्र ज्ञान के समान तत्व जो है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या सिलेबस में शामिल है। आगे देखेंगे, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
लेकिन शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति को विकसित करना होना चाहिए। अतः आत्म शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा को मानव आत्मा की मांगों की पूर्ति करनी चाहिए। तो ये हमने आपको इससे पहले भी समझाया था। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कोई दो उद्देश्य बताए। देखिए, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पहला उद्देश्य है सम्यक तकनीकी का विकास करना, सारे टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्रचार प्रसार और शिक्षण देना। ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर अनुसंधान या रिसर्च करना, ताकि ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन है उनको भी बढ़ाया जा सके, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम तैयार हो सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ बताएं। नवोदय विद्यालय, देखिए नवोदय विद्यालय की योजना शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक सशक्त क्रांति है। यह योजना गति निर्धारक संस्था के रूप में राष्ट्रव्यापी स्कूल शिक्षा के उन्नयन में अग्रदूत का कार्य करने के लिए लाई गई है। कार्य योजना में ऐसे विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा जाता है। नवोदय विद्यालय के दो उद्देश्य बताएं। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य निम्नलिखित है, समानता और समता या सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा में उत्कृष्टता लाना, बालकों को उनकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान करना नवोदय विद्यालय में होता है। नवोदय में एडमिशन पाने के लिए आपको नवोदय की परीक्षा, एंट्रेंस परीक्षा बीट करनी पड़ती है, तब आपको जाकर मिलता है। नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय के प्रबंधन और संचालन के लिए सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति गठित की है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई थी? नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी नई दिल्ली ने नवोदय विद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय खोले जाने की कोई दो दशाएं बताइए। पहली, राज्य सरकार नवोदय विद्यालय खोलने के लिए जनपद में 30 एकड़ भूमि मुक्त दान के रूप में उपलब्ध कराएगी। दूसरा, यह भूमि और भवन ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं शहरों में यह अधिकतर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नवोदय विद्यालय में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की व्यवस्था है? नवोदय विद्यालय में 4 प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई। पहली बात तो मानविकी विषय, दूसरा विज्ञान एंड साइंस, तीसरा वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, और चौथा आपका व्यवसायिक। ये सब प्रकार के यानी कि कला, आर्ट, सब साइंस, सारे साइड आपको यहाँ पर मिलेंगे। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि आपका जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद होता है उसी के द्वारा सिलेबस वगैरह यहाँ का जारी किया जाता है सीबीएसई पैटर्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, नवोदय विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? नवोदय विद्यालय की पाठ्य के अलावा जो सहगामी क्रियाएं होती है उसके अंतर्गत विशेष बल दिया जाता है, जैसे कि शारीरिक शिक्षा पर, ललित कलाओं पर, योजना कार्य, पैदल सैर, शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का भ्रमण करवाना, श्रम का महत्व, कार्य अनुभव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ये सब आप देखते हैं शिक्षा के अलावा जो है सहगामी पाठ्य क्रियाओं में यानी कि को करिकुलर के रूप में करवाया जाता है। जैसे आपको बीए में को करिकुलर के रूप में एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सेम ऐसे ही वहां पर भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नवोदय विद्यालय की 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, ये विद्यालय आवासीय विद्यालय, जहां पर आप रह करके नहीं, यहाँ पर आपको जब एडमिशन आपका होता है तो वहीं पर आपको रहना खाना फ्री हो जाता है, वहीं पर आप रहते हैं। तीसरी बात है, इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा और आवास की व्यवस्था नहीं, रहने की और खाने की व्यवस्था फ्री में रहती है यहाँ पर। ठीक है, नवोदय विद्यालयों में। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या है? नवोदय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम निम्नलिखित है। पहली बात तो कक्षा 7 से 8 तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा रहता है। दूसरी बात, कक्षा 9 से 12 तक गणित और विज्ञानों के लिए शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो जाता है। तीसरी बात, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण तथा माध्यम हिंदी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यालयों में 30% छात्र जिस भाषा में स्थानांतरित होकर के आते हैं वह भाषा तीसरी भाषा के रूप में यहाँ पर पढ़ाई जाती है, यानी कि बड़ी जबरदस्त व्यवस्था होती है नवोदय विद्यालय में। ठीक है, मैं तो गया हूँ नवोदय विद्यालय के अंदर, मतलब पढ़ा नहीं हूँ लेकिन गया हूँ टहलने घूमने के लिए। संचार तकनीकी की 2 विशेषताएं बताएं। देखिए, संचार तकनीकी पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, संचार प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया और पृष्ठपोषण होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। संचार जो होता है उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम किसी साधन के माध्यम से एक हमारे विचार किसी दूसरे तक जाते, दूसरे के विचार हमारे तक आते, तो वही संचार प्रक्रिया होती है। संचार प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व होते हैं? देखिए, संचार प्रक्रिया के कई सारे तत्व होते हैं। जैसे पहली बात, संदेश का स्रोत, संदेश कहाँ से आएगा, पहली बात वो संदेश क्या होगा, संचार का माध्यम यानी किसके द्वारा हम संदेश भेजेंगे, वो संचार का माध्यम होता है। संकेत या प्रतीक कुछ होते हैं जो कि संचार के माध्यम जाते हैं। संदेश अर्थ में निहित, मतलब संदेश अर्थ को निकल, संदेश का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग होगी उस संदेश की, भी निहित अर्थ को समझता कौन है, जो प्राप्तकर्ता होता है। समझने के बाद उसकी प्रतिपुष्टि देता है कौन, प्राप्तकर्ता जो होता है।
संदेश ग्रहणकर्ता ये भी एक तत्व होता है, प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, शैक्षिक संचार का क्या तात्पर्य है? शैक्षिक संचार तात्पर्य शिक्षक या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संचार से। शैक्षिक संचार में शिक्षक जो होता है छात्रों के सामने विषय वस्तु स्पष्ट करने में शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के शैक्षिक संचार को के साधनों का प्रयोग करके बच्चे को समझाता है, जिससे शिक्षण प्रभावपूर्ण और रोचक तरीके से बच्चों के समझ में आ जाता है। इस तरीके से आप लोग इन चीजों को जान पा रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, आप इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, चले तो डिजिटल पत्रिका का लाभ बताएं। डिजिटल पत्रिका, ई पत्रिका, ई मैगजीन जिसको आप कहते हैं। देखिए, समाचार पत्र की तरह पत्रिकाएं भी इंटरनेट के प्रभाव से काफी प्रभावित हो चुकी हैं। आजकल बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विज्ञापन दाताओं के साथ साथ पाठक भी इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंच रहे हैं। इससे राजस्व और पाठक संख्या दोनों में गिरावट आ रही है। ये परिवर्तन पत्रिकाओं का तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बाजार के अनुरूप ढलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। डिजिटल पत्रिकाएं महान लाभ प्रदान करती हैं जो अन्य मीडिया चैनलों से बेजोड़ है। डिजिटल पत्रिकाएं क्षेत्रीय सीमाओं पर से परे पाठकों तक पहुंचती हैं। डिजिटल पत्रिकाएं वैश्विक स्तर पर पाठकों तक पहुंच सकती हैं क्योंकि वे पाठक की रुचि बनाए रखने का एक अत्यंत आकर्षक तरीका बन गई है। साथ ही पाठक किसी अन्य स्थान पर चले जाने पर भी वफादारी बनाए रखती है, यानी जहां पर जाता है मोबाइल फोन लेकर के आता है वहीं पर भी उसको न्यूज चैनल समाचार पत्र पढ़ सकता है। डिजिटल पत्रिकाएं प्रकाशकों को पाठकों को सामग्री भेजने की अनुमति देती हैं, चाहे वे कहीं भी हो। ठीक है, इसके अलावा तेज प्रकाश और वितरण। डिजिटल पत्रिकाएं बहुत कम समय में अपने दर्शकों तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन पाठक अक्सर संस्करण का उपयोग उसी दिन कर लेते हैं जिस दिन उसका वितरण होता है। ठीक है, जैसे उस छपता है तुरंत उसके पास पहुंच जाता है ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आज वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो जैसे हमारी बनने में से आपको मिल रही है। ठीक है, सामग्री लचीलापन। देखिए, डिजिटल पत्रिकाओं का एक लाभ यह है कि वे किसी विशेष प्रारूप के साथ काम करने के लिए लेआउट को बदलने या पाठ को संक्षिप्त करने की आवश्यकता के बिना पृष्ठों की संख्या में वृद्धि का समर्थन कर सकती हैं। इसके अलावा प्रकाशकों को किसी पत्रिका के डिजिटल संस्करण में कागज या अतिरिक्त पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए अतिरिक्त लागत नहीं उठानी पड़ती। इसका मतलब यह है कि विज्ञापन दाताओं को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पाठकों की बेहतर समझ। देखिए, वास्तविक ग्राहक संतुष्टि अक्सर दो तरफा संचार पर निर्भर करती है। डिजिटल प्रकाशन सॉफ्टवेयर डिजिटल पत्रिकाओं को पाठक जुड़ाव को ट्रैक करने के साथ साथ पसंदीदा विषयों की पहचान करने की क्षमता देता है। जैसे आज आपके अगर ऐसे समझे, यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर एक जैसी वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसी की जैसी वीडियो आपने 10 सेकंड तक देखा, कोई रील आपने 10 सेकंड तक देखा, आगे की 10-12 रील जो है तब तक कोई इंस्टाग्राम आपका फेसबुक तैयार कर रहा है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है 15 सेकंड की रील पर अगर 10 सेकंड समय दिया, यानी इसको पसंद है ये रील। अगर कोई दूसरी रील आती है उस पर आप 10 सेकंड की रील आप उस पर एक भी सेकंड नहीं देते, तुरंत स्क्रॉल कर देते, तो उस प्रकार की रील आपके पास वो नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि आप इस रील को नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। तो सेम ऐसे होता है इंटरनेट पत्रिका भी। ठीक है, इससे भविष्य में प्रकाशनों में वृद्धि हो सकती है। जब सामग्री को दर्शकों की रुचि के अनुसार डिजाइन किया जाता है तो वे जो उपभोग कर रहे हैं उसमें वे अधिक व्यस्त हो रहते हैं। इससे संपूर्ण सामग्री में वितरित विज्ञापनों पर क्लिक करने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका डिजिटल पत्रिका का लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वयं क्या है? देखिए, स्वयं क्या है भी, स्वयं के लाभ लिखिए। स्वयं एक संक्षिप्त, देखिए स्वयं एक मुफ्त और इंटरेक्टिव माध्यम है। स्वयं ऐसे लिखा जाता है, ढेर सारी सामग्री प्रदान करता है। साथ ही इस माध्यम से छात्र विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा आयोजित व्याख्या में भी भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन और प्रमाणन स्वयं पाठ्यक्रम में भाग लेकर के छात्र अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ा सकता है। स्वयं डेटाबेस के अनुसार अगर देखें तो 1000 से अधिक संकाय सदस्यों ने पंजीकरण कराया है स्वयं में।
और 12 लाख से अधिक पंजीकृत छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है स्वयं आज। ठीक है, स्वयं का लाभ क्या है इसको समझे। देखिए, जब छात्र कक्षाओं में भाग लेने से चूक जाते, मान लेते हैं कोई कक्षा क्लास नहीं ले पाते हैं, तो वे अपनी सभी सीखने की जरूरतों के लिए स्वयं नाम की वेबसाइट पर भरोसा करते हैं। यह ई लर्निंग पोर्टल शैक्षिक संसाधनों का एक भंडार है, जहां पर शिक्षा बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल जाती है। इसमें तमाम क्विज आपको है, जहां पर आप जो है अपना टेस्ट दे सकते हैं। स्व मूल्यांकन परीक्षण, आप टेस्ट दे करके अपना परीक्षण कर सकते हैं। पाठन सामग्री है तमाम, उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर तमाम सारे, उनको आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वयं उपयोगकर्ता के अनुकूल है और जो छात्र इसमें दाखिला लेते हैं वे सभी आवश्यक शिक्षा सामग्री ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उनमें ऑनलाइन संस्थानों का उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप इस चीजों को नहीं पढ़ पाते। जैसे कि आप अभी आप सर्च करेंगे मतलब कि स्वयं के बारे में, तो आपको गूगल पर तमाम जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, चले ई पाठशाला क्या है भैया, इनकी क्या आवश्यकता है। ई पाठशाला क्या है, इंटरनेट पाठशाला। देखिए, योजना शुरू करने के पीछे ई पाठशाला का प्राथमिक उद्देश्य चलते फिरते सीखना होता है कि आप चाहे जहां पर भी बैठे हैं, मोबाइल फोन लेकर के या कहीं पर भी बैठे हैं, आप इसको सीख सकते, जान सकते हैं। यह शिक्षकों और छात्रों के साथ सूचना और शैक्षिक संस्थानों को साझा करने की दिशा में काम करता है। पोर्टल का एक अन्य उद्देश्य विविध उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना और भाषा, भूगोल और सामाजिक संस्कृति के कारण डिजिटल विभाजन को पाटना है। ई पाठशाला की आवश्यकता क्यों है। देखिए, ई पाठशाला ऐप की शीर्ष विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। पहली बात, यह एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन होता है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐप पर आप जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सामग्री पा सकते हैं। जिस भी भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, ऐप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इसमें आप एंड्रॉइड फोन में, iOS जैसे विंडोज वगैरह में आप इसको खोल सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप, टैबलेट कहीं पर भी खोल सकते हैं। यह विंडोज, iOS और एंड्रॉइड सहित विभिन्न मोबाइल इंटरफेस के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो ये आपका है ई पाठशाला ऐप। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पर सामग्री को ई प्रारूप में पा सकते हैं, जो आकर्षक है और लाइव सीखने का एहसास देता है। ये आपको डिजिटल प्रारूप में एनसीईआरटी पुस्तक पोर्टल पर अपलोड की गई, यानी कि एनसीईआरटी पुस्तक भी आप ई पाठशाला पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ई पाठशाला एप्लीकेशन पर आपको पूरी पुस्तक मिल जाएगी एनसीईआरटी की। आगे देखते हैं ई पाठशाला का क्या लाभ है भैया। देखिए, ई पाठशाला के कई सारे लाभ है। ई पाठशाला ऐप के तमाम सारे फायदे हैं, तमाम सारे लाभ है। जैसे कि ऑनलाइन उपलब्ध ई पुस्तकों तक आसान पहुंच, यानी जो पुस्तकें आपको खरीदने में आप सक्षम हैं, तो अधिकतर पुस्तकें आपको ई पाठशाला पर मिल जाती हैं। इसके अलावा ऐप छोटे आकार का है और इसमें बहुत अधिक मेमोरी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, यानी एप्लीकेशन जैसे इसमें जानकारी बहुत है लेकिन एप्लीकेशन में बहुत कम एमबी का ये है। ठीक है, उपयोगकर्ता कई प्लेटफॉर्म पर ऐप का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी उपयोगकर्ता मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पर ई पुस्तकें एक्सेस कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा भंडारण क्षमता के आधार पर उपयोगकर्ता अपने डिवाइस पर कई पुस्तकें संग्रहित कर सकता है। जैसे आपके पास अगर स्टोरेज है आपके फोन में, तो आप कई पुस्तकों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टोरेज नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर अगर के वीडियोस देखते हैं तो मन हो डाउनलोड करके देखो, मन हो आप ऑनलाइन ही देख लो। ठीक है, दोनों टाइप से आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। उपयोगकर्ता ई पब प्रारूपों में ई पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान साझा करने के प्रामाणिक अनुभव आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस सुविधा से किताबों को अलमारी में सहेजने की समस्या भी दूर हो जाती है कि भाई अलमारी में आप किताबें रखने की समस्या जो है खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से विभिन्न कार्य कर सकता है। ठीक है, तमाम प्रकार के कार्य वो कर सकता है। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर ले तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा माध्यम समझ लेंगे, अगर बना करके भी लिख देंगे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। प्रश्न, आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है। आईसीडीएस का पूरा नाम है समेकित बाल विकास सेवा कहते हैं। ठीक है, आईसीडीएस। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई थी। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। समेकित बाल विकास सेवा के 2 उद्देश्य बताएं। देखिए, पहला उद्देश्य 1 से 4 वर्ष के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार और स्वास्थ्य में सुधार की व्यवस्था करता है ये समेकित बाल विकास। ठीक है,
सेवा। और दूसरी बात है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखने का काम भी समेकित बाल विकास सेवा की योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, समेकित बाल विकास सेवा, समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। देखिए समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कई सारे काम जो है संचालित किए जाते हैं। पहला, सहायक पोषाहार की व्यवस्था माता और शिशु के लिए, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी भी माता को दी जाती है, स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है माता और बच्चे का, शाला पूर्व शिक्षा भी दी जाती है। यानी तमाम प्रकार की जो है कार्य जो होता है समेकित बाल विकास जो है सेवा के द्वारा करी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है, यह कब शुरू हुआ। तो यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया है और इस अभियान का आरंभ 2001 ईस्वी में हुआ। मैंने आपको बताया था एक लड़का लड़की पेंसिल पर बैठे रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में फोटो आपको दिख जाएगी, तो वही सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और सभी को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने के लिए फ्री में मध्याह्न भोजन सब कुछ व्यवस्था कर दी गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के 2 उद्देश्य, पहली बात है संतोषजनक गुणवत्ता ने क्वालिटी और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना ताकि हर एक बच्चा सीख सके, हर एक बच्चा पढ़ सके। दूसरा उद्देश्य इसका यह है सर्व शिक्षा अभियान का कि 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त किया जाए, यानी कि महिला पुरुष का जो भेदभाव है वो सब समाप्त किया जाए और सामाजिक अंतर जो है, छुआछूत का अंतर जो है, ऊंच नीच का जो अंतर है, उन सभी को समाप्त किया जाए। अगला कुछ सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम बताइए। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम निम्न है। पहली, ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहां कोई स्कूल सुविधाएं नहीं है। दूसरा, अतिरिक्त कक्षाएं जो है खोलना। तीसरा, शौचालय बनाना। पांचवा, पेयजल की व्यवस्था करना, बिल्डिंग बनाना, सरकारी स्कूलों का पूरा निर्माण करना, सारी व्यवस्थाएं जो है ये करता है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी। मध्याह्न वाला दोपहरिया का जो भोजन मिलता है प्राइमरी पाठशाला में, उसी को मध्याह्न भोजन कहते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम, देखिए प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय योजना यानी मिड डे मील प्रथम चरण में वर्ष 1995 से 1996 में प्रदेश के 38 जनपदों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन में कक्षा 3 तक प्राइमरी में पढ़ा हूं, तो मुझे मिलता था ये भोजन खाने के लिए मिलता था। ठीक है, और मजा आता था। ठीक है, वो कुछ और अलग जमाना था। मतलब जब खिचड़ी बनती थी तो हम सब थरिया लेकर के जाते, थरिया मतलब थाली लेकर के जाते थे कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए प्राइमरी में। और तब जो है लिखने वाला पेंसिल, तब पेंसिल से बहुत कम लिखाया था, चाक और छुई होती थी, तख्ती होती थी लकड़ी की इतनी बड़ी, उसी पे लिखाया जाता था ABCD, 4-5 अक्षर आंकते थे उस पे। अगला प्रश्न, रमसा की योजना कब शुरू की गई। देखिए रमसा, यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। रमसा का पूरा नाम क्या है। रमसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा की कमियों को दूर करने के लिए ये एक प्रकार से योजना बनाई गई थी। ये रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को रमसा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये बात आप जानते हो। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। ऐसे ही संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है 2025 का, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ऐसे तमाम प्रकार के पेपर आपको सॉल्व में मिल जाएंगे हमारे दूसरे चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर, और हमारे इस चैनल पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, दोनों पर। तो आप सभी लोग हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे 3 चैनल है, BA करिकुलर, शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से 9161 93 60 62 पर आप SMS कीजिएगा। ठीक है, आपको इन सभी का PDF मिल जाए। जैसे PDF जिनको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपका क्या सेमेस्टर है, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के आप भेज दीजिएगा। अब जैसे ये आपकी क्लास हुई तो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ऐसे एजुकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती रहती है। स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ आपको मिलेगी। वैसे आप पेपर आपके लगभग हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए व्यवस्था यह है कि आपके पास डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। आप उसको पढ़ करके जाइएगा PDF को, आपकी परीक्षा बेहतर हो जाएगी। और वीडियो भी आपके पास प्लेलिस्ट की सारी लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप वीडियोस को देख पाए। क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देंगे, जो हुआ है वो सब मिलता रहेगा आपको। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको दी जाती रहती है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा चीजें, तो आप तुरंत इस नंबर पर एसएमएस कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। अगर आपका एक आधा सब्जेक्ट बचा है तो 50 रुपए में ये भी आपका काम हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए 50 रुपए और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए 100 रुपए फीस में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आपका पेपर हो गया है या पेपर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब ही ना करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, 6 सेमेस्टर तक आपके साथ में जुड़ा रहा, तो ऐसे में अगर आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपका बड़ा एक प्रकार से उपयोग वो होगा, क्या नाम है, आभार होगा आपका। चलिए धन्यवाद।